राजनीति में आज वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं आपको जो तबाही, दहशत, दर्द की पर्यायवाची बन चुकी। धराली में जो हुआ, जो प्राकृतिक आपदा आई, 30 घंटे उसको लगभग बीत चुके। लेकिन तबाही क्यों? ग्राउंड पर अभी 30 घंटे बाद हालात क्या हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? मलबा कहां तक जमा है? कितनी इमारतें जो खत्म हो गई, कितने लोग उसके अंदर फंसे हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं कि 30 घंटे बाद धराली कैसी दिख रही है। पूरी रोड धंस चुकी है और इस वक्त जहां पर मैं हूं, यहां देखिए, यहां भी वही हाल है। पूरा हाईवे किस तरीके से धंसा हुआ है, ये देखिए। धराली बह गया, दिल दहल गया। बादलों से आई कयामत, हर कदम पर मातम। पूरा ये आपको हाईवे धंसा हुआ नजर आ रहा है, पुल टूट चुका है। देवभूमि में जल जला, सैलाब ने गांव उजाड़ा। देखिए नदी किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है। तबाही का हर कतरा खौफनाक गवाही दे रहा। जिंदगियों की तलाश, मेगा ऑपरेशन ऑन। मलबा हट रहा है, विनाश का मंजर दिख रहा है। सिर्फ पुल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सामने की सड़क को अगर आपको दिखाऊं तो नीचे से पूरी खोखली हो चुकी है। उत्तराखंड में हर मोड़ पर पत्थरों का तांडव है। धराली में महातबाही पर जी न्यूज की महाकवरेज। धराली के अंदर हालात इतने विकट हैं कि आप अंदाजा तक नहीं लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आ रही कि जहां रेस्क्यू ऑपरेशन होना है, वहां तक पहुंचने के रास्ते भी बंद हैं। कहीं मलबा है तो कहीं पत्थरों की बरसात हो रही है। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तस्वीर जरा देखिए। एक तस्वीर है कल की जब सैलाब आया, और एक तस्वीर है आज जिसमें तबाही के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक तस्वीर है कल की जब 30 सेकंड के अंदर कई इमारतें ध्वस्त हो गई, सैकड़ों जाने फंस गई। और एक तस्वीर 30 घंटे बाद की है जहां आज भी मलबा है, जहां आज भी बहती हुई गाड़ियों के निशान हैं, जहां आज भी टूटी हुई इमारतें हैं, जहां आज रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स हैं जिनका पहला लक्ष्य है ये जानना, ये पहचानना कि कितने लोग ऐसे संभवतः हैं जो उस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में विध्वंस दिखाती हुई और विध्वंस के बाद की जो तबाही होती है वो बताती है। ये साल की सबसे बड़ी त्रासदी, इसे त्रासदी जिसने देवभूमि को नहीं पूरे देश को दहला दी। जिसने भी उत्तरकाशी की ये मलबे में दफन तस्वीरें देखी, जिसने ही जैसे धराली के गांव को काटकर बाहरी दुनिया से कटे हुए देखा, वो सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं मान रहा, वो सिर्फ कुदरती हमला नहीं मान रहा, बल्कि वो ये भी मानकर चल रहा है कि वहां जो चीखें थी, वहां जो लोग, जिन लोगों के आशाने उजड़े, जिन लोगों की जिंदगी और मौत की लड़ाई पिछले 30 घंटों से जारी है, उन पर क्या बीत रही हो। एक ऐसी जगह जो कि इस वक्त विनाश का शिकार हो चुकी है, वहां की सड़कें टूटी हुई, वहां पर नाले और नदियां उफन रहे हैं, जहां चारों तरफ कई फीट तक सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और उस मलबे में सैकड़ों जिंदगानियां संभवतः दबी, घर बह गए, खेत खलिहान, मंदिर, स्कूल, सब कुछ जमींदोज हो गया। यानी 30 सेकंड के अंदर खुशहाली कैसे मातम में बदल जाती है, ये दोनों तस्वीरें उसी का जिंदा सबूत है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल, फाड़, सुनामियां और सब कुछ बहा ले गए। 34 सेकंड का एक खौफनाक मंजर देखिए। 34 सेकंड में जिंदगियां तबाह हो गई। मकान, दुकान, होटल, रास्ते, रिश्ते, सब कुछ मलबे में बदल गए। अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान हैं, और इन निशानों के बीच लापता हैं कई जिंदगियां। जिधर देखिए उधर सिर्फ मलबा है, न कोई सड़क बची, न कोई आवाजाही। हर रास्ता पहाड़ से गिरे पत्थरों से भरा है। धराली गांव जो गंगोत्री तीर्थ यात्रियों का अहम पड़ाव है, अब पत्थरों से पट चुका है। 34 सेकंड में खीर गंगा नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा गांव तबाह हो गया। पहाड़ों से मलबा आया और तबाही मच गई। जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। यहाँ ऐसे रास्ते जहां ना तो हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, न एम्बुलेंस चल सकती है। जहां आपदा आई उसके 20 किलोमीटर पहले गंगनानी गांव के हालात जरा देखिए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से लगभग 17 किलोमीटर पैदल सफर तय करके इस वक्त मैं गंगनानी से आगे पहुंचा हूं।
और आप ये तस्वीरें देखिए, ये बताती है कि यहाँ पर किस तरह की आपदा के निशान हैं, कैसा यहाँ पर मंजर रहा होगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है। वो देखकर आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह की तबाही इस पूरे क्षेत्र में है। जी मीडिया ये दिखा रहा है किस तरह की तस्वीर यहाँ रही है। इससे आगे 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो झील बनी है उसकी स्थिति है, लेकिन वहां तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उत्तरकाशी में आई कुदरती आफत के बाद धराली तक पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं। धराली से करीब 20 किलोमीटर पहले गंगनानी गांव का हाल देखकर अंदाजा लगाइए कि असली तबाही तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और ये देखिए, जो ये पूरा पुल है, ये पुल टूट चुका है बीआरओ का। 24 टन से ज्यादा क्षमता का ये बड़ा पुल है। और यहाँ पर देखिए, एक पिलर आपको सामने दिख रहा है, दूसरा पिलर इस तरफ दिख रहा है। और जिस तरह का पानी यहाँ पर है, जितना नुकसान है, आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब ये बादल फटे और उसके बाद से किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। संदीप, इससे आगे मत जाना क्योंकि आगे बहुत खतरा है। ये पूरा इलाका उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, कम्युनिकेशन के सीमित साधन है। गंगनानी में कई जगह सड़कों पर पहाड़ से गिरा मलबा है, पत्थरों और कीचड़ से रास्ते पूरी तरह से जाम है। देखिए, इतना बड़ा बोल्डर पुल के ऊपर पहुंचता है तो पानी कितना बहाव से इसे लेके आया होगा। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ देखिए तमाम जगह आपको नजर आ रही हैं लकड़ियाँ, पेड़, तमाम जगह आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रेशर से पानी आता है तो उसके सामने पेड़ से लेकर पुल, सड़क, जो भी उसके सामने आया वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आप देखिए, तमाम जगह आपको इस भयानक आपदा का मंजर दिखता है। धराली गांव के बाजार से लेकर मकान और होटल तक ताश के पत्तों की तरह बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने तबाही सिर्फ 34 सेकंड में मचा दी। पूरा गांव वीरान हो गया। मलबे में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। सुरेंद्र रसीला, उत्तरकाशी, जी मीडिया। उत्तरकाशी के धराली में तबाही क्यों मची? 30 सेकंड के अंदर कैसे त्रासदी आई? इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चारों तरफ मलबा है, बीच में तेज धार पानी बह रहा है, इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है? इन तस्वीरों को लेकर के मौसम वैज्ञानिक और जानकारी की 2 थ्योरी सामने हैं। इन थ्योरीज के मुताबिक ग्लेशियर डिपॉजिट और बादल फटना इस हादसे की पहली वजह है। इस थ्योरी की डिटेल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहली थ्योरी है ग्लेशियर डिपॉजिट का टूटना, यानी ग्लेशियर के साथ काफी मात्रा में मिट्टी, कंकड़, बालू और बर्फ होता है। जब ये सब एक जगह जमा होता है तो ग्लेशियर डिपॉजिट उसको कहते हैं। बर्फ पिघलने से नीचे दबे मलबे और चट्टानों की पकड़ कमजोर होती है और इससे ग्लेशियर का बैलेंस खराब होता है। एक हिस्सा टूट जाता है और पिघले हुए बर्फ का पानी, चट्टानों का मलबा तेजी से नीचे की तरफ बहता है और ऐसे में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और झील फटने जैसे हालात बन जाते हैं। एक और थ्योरी है पहाड़ों पर बादलों के फटने को लेकर के। वो थ्योरी क्या कहती है बताता हूं आपको। दरअसल मानसून में नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं और पहाड़ों से टकरा करके ऊपर जा नहीं पाती। इसी की वजह से एक जगह पर, थोड़े से नीचे स्तर पर पहाड़ों के बीच बादल फंसते हैं। पहाड़ संकरे होते हैं और बादलों को आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन बादल चूंकि ऊंचाई पर बहुत होते नहीं है तो नमी उनमें बढ़ती जाती है और ऐसे ही नमी बढ़ती जाती है तो बैलेंस खराब होता है और अचानक फिर वहां पर बर्स्ट होता है, बादल फट जाते हैं और एक साथ हजारों लाखों लीटर पानी जमीन के ऊपर गिरता है। ग्लेशियर डिपॉजिट कैसे टूटता है, ये बादल कैसे फटता है, ये दोनों चीजें आपको हमने बताई। ग्लेशियर डिपॉजिट में भूकंप वगैरह आ जाता है, जमीन में कंपन हो जाती है, भारी बारिश होता है, सुरंग का निर्माण होता है, सड़कों का कटान होता है, सारी वजहें। लेकिन ये दोनों थ्योरी धराली की जो आपने सुनी है, ग्राफिक के जरिए देखी हैं, अब एआई वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने जाता हूं। पहली थ्योरी है, यानी कि ग्लेशियर डिपॉजिट की थ्योरी है। अब फर्ज कीजिए जरा, आप फर्ज कीजिए कि ये वही ग्लेशियर है जो कि फटा है, जो पहली थ्योरी को सपोर्ट करते जा रहे हैं। उसी दौरान हालात कैसे बनते हैं, ये इस एआई वीडियो से जरा आप समझिए कि एआई वीडियो क्या कहती है। एआई वीडियो उत्तरकाशी में धराली की तबाही के मंजर को बता रही है कि जब ग्लेशियर फटता है तो किस रेट के साथ पूरा पानी आता है और उसके पहले, फटने से पहले की तस्वीर जरा आप देखिए, एक सुहानी तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन जैसे ही ग्लेशियर फटा उसके बाद मंजर क्या होता है, वो तबाही की वो तस्वीरें सामने आती हैं। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बाइफरकेट करती हैं कि जब कुदरती तबाही आती है
जब नेचर का प्रकोप सामने आता है तो हालात क्या हो जाते हैं। ये पहली तस्वीर आपने देखी। अब मैं आपको तबाही क्यों मची और 30 सेकंड के अंदर अंदर इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ उसकी रिपोर्ट दिखाता हूं। जगह जगह सड़क इस तरीके से टूटी है। अब यहाँ से जो सड़क धसी हुई है, इससे होकर हमें आगे की ओर जाना है। उत्तरकाशी के धराली में जो मची तबाही, 30 सेकंड में कैसे बर्बाद हुआ एक गांव। धराली में कुदरत का कहर टूटे 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मंगलवार की दोपहर महज 30 सेकंड के भीतर धराली में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया, देखते दर्जनों मकान तिनके की तरह ढहते और बहते नजर आए। खीर गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि धराली का आधे से ज्यादा हिस्सा उजड़ गया। इस मलबे की सुनामी में दबकर कई लोगों की मौत हो गई तो दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक जेसीबी सामने काम कर रही है और यहां से रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता नीचे जा चुका है, और दूसरी जेसीबी दूसरी साइड से काम कर रही है। और ऐसा इससे आगे गंगनानी में, उसके बाद फिर सूखी टॉप में, कई जगह पर यही स्थिति है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धराली में आई इस बर्बादी की असली वजह क्या है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस त्रासदी के पीछे 2 थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी, ग्लेशियर डिपॉजिट टूटना। दूसरी थ्योरी, पहाड़ों पर बादल फटना। हालांकि मौसम विभाग की वेबसाइट पर इतनी बारिश नहीं दिखाई गई जिससे बादल फटने के हालात बने। मौसम वैज्ञानिक भी धराली हादसे के लिए बादल फटने को वजह नहीं मान रहे हैं। पिक्चर में देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लाउड का कवर बना हुआ दिख रहा है। ये स्थिति कल से थोड़ी सी भिन्न है। कल जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटेंस और डेंस क्लाउड्स जो है वो बने हुए थे उत्तराखंड के ऊपर। आज जो इनका मूवमेंट थोड़ा सा ईस्टवर्ड और थोड़ा साउथवर्ड हुआ है। इसके साथ साथ में जब ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो उस क्षेत्र में हो सकती है। और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। धराली में आई भीषण आपदा के कारणों की जांच में जुटे भूटान के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने उस ग्लेशियर डिपॉजिट स्लाइड की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि धराली गांव से करीब 7 किलोमीटर ऊपर की ओर ग्लेशियर डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे भारी मात्रा में मलबा तेजी से नीचे की ओर आया। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ग्लेशियर की मोटाई 300 मीटर और इसका एरिया तकरीबन 1.12 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जिसकी वजह से धराली के निचले इलाकों में जबरदस्त तबाही मची। इस वक्त मैं गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे पहुंचा हूं। बीआरओ का जो ब्रिज, यहाँ एक बड़ा ब्रिज हुआ करता था, सीमेंट का बड़ा ब्रिज था जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और सीजन में हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती थी। लेकिन पानी का बहाव क्या होता है, नदी की ताकत क्या होती है, वो आप इस तस्वीरों से, इन वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। देखिए नदी किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है, और जब वो पानी यहाँ टकराया तो ये पुल उसके सामने टिक नहीं सका। आप देखिए कितने बड़े बोल्डर आपको पुल के दोनों पिलर के ऊपर दिख रहे हैं। ये नदी के पानी के साथ आए हैं और पूरी तरीके से पुल ध्वस्त हो चुका है। जियोलॉजिस्ट इमरान खान की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक धराली में हुए हादसे के कई तकनीकी पहलू भी शामिल हैं। धराली की बर्बादी की बड़ी वजह ग्लेशियर का टूटना भी माना जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आपदा के समय बारिश बहुत कम हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाढ़ ऊपर की ओर से किसी ग्लेशियर के टूटने या ग्लेशियर झील के फटने से आई है। कि वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, वो लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड ने किसी उसको डैम कर रखा हो, वो क्लाउड बस्ट की जैसे लोग अक्सर बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, या वो ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर ऊपर हैं। तो ये कई सारी संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कोई डेटा आए। हालांकि ये दोनों थ्योरी वैज्ञानिकों ने तबाही के बाद शुरुआती जांच के आधार पर बनाई है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि पहाड़ों पर ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने धराली की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बता दूं मैं आपको कि उत्तराखंड के किन इलाकों में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं सामने आती है। उसमें उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी है। उत्तरकाशी के अलावा केदारनाथ में, चमोली में तस्वीरें सामने आती,
टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चंपावत के इलाके हैं जहां बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं और आए दिन कोई ना कोई हादसा यहां पर होता रहता है उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, और इसलिए ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आई। लेकिन इसी बीच एक और चीज समझनी होगी आपको कि धराली में जो कुछ हुआ वो अब घटित हो चुका है। अब उसके इंप्लीकेशंस, उसके साइड इफेक्ट्स आगे क्या होने वाले हैं ये आपको जानना चाहिए। ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। कल जहां घर थे आज कई फीट तक कीचड़ है। कल जहां घर थे आज वहां सिर्फ पत्थर है। खीर गंगा नदी में जो सैलाब आया कई घरों को बाहर के ले गया। लोग मलबे में अभी भी दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात क्या हैं ये भी आपको देखना चाहिए। उत्तरकाशी के धराली में कल ऐसी तबाही आई जो इलाके के लोगों ने पहले शायद ही कभी देखी हो। आपदा के करीब 28 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे के ढेर बन चुके मकानों में दबे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। मलबे में फंसी हर जिंदगी की तलाश हो रही है, मगर इस हादसे के बाद जमीनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बचाव कार्य में भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सेना और एसडीआरएफ ने अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, मगर अभी भी इस मलबे के ढेर में कई लोग फंसे हुए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल डिजास्टर साइट पर जो अभी टीम्स मौजूद हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है राहत एवं बचाव की, और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविर भी स्थापित किए गए। पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले जिस जगह भरा पूरा गांव हुआ करता था वो जगह अब मिट्टी बन चुकी है। वहां अब सिर्फ और सिर्फ मलबा भरा है, जिसमें फंसी जिंदगियों को निकालना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम है और उनके पास हाथों में बेलचा है जो मिट्टी और जो गाद है उसे हटाने का काम करेंगे। उसके अलावा स्ट्रेचर का भी इंतजाम किया गया। ये स्ट्रेचर भी आप देखिए, जो स्ट्रेचर है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू में तेजी आए। आप लोग ऐसी स्थिति में किन चीज़ों के सावधानी रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सेफ्टी फर्स्ट है सर। सेफ्टी फर्स्ट जी। अब तक कितने लोगों को लाया गया है? 60-70 लोगों को बता रहे हैं। 60-70 लोगों को लाया गया। एक ओर जहां सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने आज धराली का हवाई सर्वे किया और खीर गंगा की विनाश लीला का जायजा लिया, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से मुलाकात भी की। तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल धराली और उत्तरकाशी की मुश्किल अभी खत्म नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आने वाले कुछ और दिन भारी रहने वाले हैं, यानी अभी तेज बारिश के साथ बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। और जो अन्य पर्वतीय जनपद है वहाँ पे जो है वर्षा के जो तीव्र दौर मिल सकते हैं, जो तीव्र से अति तीव्र दौर मिल सकते हैं। कल परसों नरसों भी जो है बात करेंगे, अगले 3-4 दिन जो है 7, 8, 9 में भी तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा जो है वो मिलती रहेगी। बाकी जो लाइट मॉडरेट एक्टिविटी वो ज़्यादातर स्थानों पर अगले जो है 4-5 दिन रहेगी उत्तराखंड में। पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से मौसम ने रौद्र रूप अपना रखा है। लगातार बारिश की वजह से कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन धराली में जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया और इस आपदा से उबरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। उत्तरकाशी से राजू राज और सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी की जितनी तस्वीरें अभी तक सामने आई उनमें चीख पुकार, उसमें सीटियां सुनाई दे रही। पहाड़ों पर जब तबाही आती है तो लोग सीटी बजा करके एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। पहाड़ों पर सीटी सायरन हो, पहाड़ों पर सीटी सायरन क्यों होती है इसके पीछे की वजह भी है। खतरे के वक्त सीटी बजाना एक पारंपरिक तरीका है। वहां सीटी की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, हवा में तेजी से फैलती है। जंगल के शोर के बीच
सिटी अलर्ट करती है और अलग अलग खतरों के लिए हर एक सिटी का एक खास पैटर्न भी होता है और इसीलिए पहाड़ के लोग किसी भी सुविधा के अभाव में सिटी को सबसे भरोसेमंद मानते हैं। और इसीलिए आपने जब देखा होगा कि पहाड़ों पर जब ये तबाही आई, धराली में जब वो तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने चीख पुकार के साथ एक दूसरे को तेज सीटी बजाकर भी आगाह किया। धराली में आए सैलाब की सुनामी के बाद आसपास कई किलोमीटर तक इसका असर। धराली पहुंचने वाले रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद। इसकी वजह से राहत और बचाव की टीमों को बीच में रुकना पड़ा। लेकिन जी न्यूज जब वहां पहुंचा क्या दिखाई पड़ा यह आपको देखना चाहिए। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से कुछ ही सेकंड में ऐसी तबाही हुई कि उसे देखने और सुनने वालों के होश उड़ गए। पहाड़ से सैलाब की ऐसी सुनामी आई कि धराली का एक पूरा इलाका गायब हो गया। मकान के मकान बह गए और जाने कितने लोग इस आपदा में लापता हुए। इस आपदा में राहत और बचाव पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग के साथ सेना की टीमें लगी, लेकिन रेस्क्यू की कुछ टीमें धराली हाईवे पर सड़कें धंसने और पहाड़ से आए मलबे की वजह से फंस गई। ये पूरा रास्ता धंस चुका है और ऐसे में यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके धराली पहुँचा जा सकता है, क्योंकि सड़क आप देखिए पूरा जो हाईवे था वो नीचे जा चुका है। हम जहाँ खड़े हैं वो लगातार धंस रहा है, ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। जेसीबी मशीन काट कर रास्ता बना रही है और इसमें लगभग 1 दिन का वक्त लगेगा। उत्तराखंड के धराली हाईवे से रेस्क्यू टीमों के लिए जाने वाला रास्ता कई किलोमीटर तक टूट गया। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, जिससे वहां पैदल निकलना मुश्किल हो गया। ये पूरी सड़क इस तरह से धंसी है। पूरा जो धराली का हाईवे है उसमें जगह जगह इस तरह की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, ये बड़ी दरारें आपको नजर आ रही हैं रोड में, ऐसी बड़ी दरारें, और ये पूरा हाईवे नीचे की ओर जा रहा है, धंस रहा है। जी मीडिया आपको पूरे हाईवे से लेकर कितना क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है वो सारा क्षेत्र दिखा रहा है। और यहाँ पर इससे पहले तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, प्रशासन यहाँ से पैदल गया है, हम भी यहाँ से पैदल जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है आप देख रहे हैं लगभग 50 किलोमीटर का जो धराली की ओर पहुँचता है। उससे पहले हर्षिल में नुकसान हुआ है, गंगनानी, सूखी टॉप, सब जगह सड़कें बंद हैं और इसी तरीके से यहाँ से आगे की ओर गुजरना होगा। भारी बारिश की वजह से वहां मिट्टी का कटान लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से एक अलग रास्ते को बनाने की प्रशासन की कोशिशों में मुश्किलें खड़ी हो गई। जहां मैं खड़ा हूं वहां भी ऊपर से ऐसे पत्थर गिर रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर जो बीआरओ की टीम है वो रास्ता काटने की तैयारी भी कर रही है। बीआरओ के जो मशीन ऑपरेटर हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि रास्ता यहाँ से काटा जा सके। भाई साहब क्या नाम है आपका सर? हिमालय चंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए कब तक ये रास्ता कट सकेगा? ये तो पूरा रास्ता धंस चुका है। आज का टारगेट है सर, बाकी आगे काम पे। बारिश जब हो रही है तो क्या पत्थर भी गिर रहे हैं, दिक्कत हो रही है? गिर रही है सर, पत्थर गिर रही है, मलबा भी आ रहा है। सड़क धंसने की सबसे बड़ी वजह भागीरथी नदी का उफान पर आना रहा, जिसने किनारे की पूरी मिट्टी को काट दिया। सड़क टूटकर पानी में समा गई। पूरा ये जो रास्ता है ये पूरा रास्ता काट चुकी है भागीरथी और इसीलिए जगह जगह पर ये रास्ता रुका हुआ है। ये पूरा जो हाईवे है जिसमें सेना की आवाजाही काफ़ी होती है, जिसमें स्थानीय लोगों के काफ़ी गांव हैं, उन सब की कनेक्टिविटी फ़िलहाल कट चुकी है। और ये जो जेसीबी काम कर रही है, ये जेसीबी कोशिश कर रही है कि इस रास्ते को काटते हुए यहाँ से एक अल्टरनेट रास्ता बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ से गाड़ियों को ले जाया जा सके। धराली में तबाही की जगह पर राहत और बचाव कार्य की कई और टीमों को पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन सड़क धंसने की वजह से उनको रुकना पड़ा और एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बहुत बड़ा है, इसलिए तमाम टीमें पहुंची हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि टीमें कब तक वहां पहुंचेंगी, क्योंकि दिक्कत यही है कि सड़क जो पूरा हाईवे है वो 3 से 4 जगह और टूटा हुआ है, यानी पूरी तरीके से सड़क को बनाकर ही यहाँ से आगे निकल पाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली हाईवे, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में आलम सिर्फ धराली में नहीं है, देवभूमि के कई जिलों में कुदरत का ऐसा ही कहर जारी। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है,
उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने के सामने आई। किन्नौर और मंडी से जहां बादल फटा, जहां तबाही। देवभूमि में सैलाब शहर के शहर खत्म कर रहा है। मलबा और नदी के उफान से तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। टिहरी से लेकर हरिद्वार तक मौत का मलबा नजर आ रहा है। नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं और शहरों के समंदर बनने का खतरा मंडराने लगा है। टिहरी में ऋषिकेश चंबा हाईवे मलबे की जद में आ चुका है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। तबाही की बारिश ने पहाड़ों को भी पिघला दिया। पहाड़ से चट्टानें बरस रही हैं। हरिद्वार की शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों से भारी मलबा गिर रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा की बारिश से लोहे का सुरक्षा जाल भी टूट गया। बादल फाड़ बारिश की वजह से चमोली की पिंडर नदी में उफान आ गया। लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं। लैंडस्लाइड से हाईवे का 50 मीटर से ज्यादा हिस्सा टूटकर खाई में समा गया। रोड टूटने से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये तस्वीर ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां सड़क का एक हिस्सा खाई में गिर गया। सड़क का करीब 15 फीट का हिस्सा मिट्टी कमजोर होने से खाई में धंस गया। भीषण जल प्रहार से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में सैलाबी बवंडर दिख रहा है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी कुदरत का कोहराम देखने को मिला। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है, जहां देवदूत बनकर आए आईटीबीपी के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। किन्नौर में फटा बादल, मची तबाही। देवदूत बने आईटीबीपी के जवान, बचाई लोगों की जान। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से मची तबाही से अभी हम ठीक से उभरे भी नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटने से हड़कंप मच गया। किन्नौर के तांगलिंग नाले के पास बादल फटने से हाहाकार मचा। कई लकड़ी के अस्थायी पुल बह गए। बादल फटने से किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए 400 से ज्यादा यात्री भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए कैसे आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। ट्रैकिंग रूट पर रस्सी के सहारे जवान एक एक कर लोगों को सैलाब के ऊपर से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। बता दें कि अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये तस्वीरें मंडी जिले के दवाड़ा फ्लाईओवर की हैं। यहाँ पहाड़ों से मलबा या फिर पत्थर नहीं बल्कि चट्टानों की बारिश हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चट्टानों की जद में जो जाता है जिंदा बच नहीं पाता। मंडी में पहाड़ों से तबाही नहीं बल्कि मौत बरस रही है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवाड़ा फ्लाईओवर पर पहाड़ का एक हिस्सा ही टूट पड़ा। जरा देखिए कैसे यहाँ विशाल आकार की चट्टानें दिखाई दे रही हैं। जिससे कोई बड़ा हादसा न हो, ट्रक चालक भी सुरक्षित है। हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस रास्ते से आते जाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि बादलों की दहाड़ से मंडी के पहाड़ों पर मौत बांटने चट्टानें बरस रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस वक्त वॉशिंगटन से भारत के खिलाफ टैरिफ की तलवार लहराई जा रही थी, जब ट्रंप प्रशासन हर मंच से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सीधे मॉस्को में बैठे और वहां बैठ करके रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ये अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देने की पॉलिसी, लेकिन कैसे डोभाल का एक कदम अमेरिका के लिए चुनौती का करारा जवाब बनेगा, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। जिस शख्स के आगे दुनिया की सारी रणनीतियां फेल हो जाती है, जो शख्स अपनी नीति से विरोधियों को चित कर देता है, जिनके मास्टर स्ट्रोक का जवाब किसी के पास नहीं होता, इस बार भारत का वही बॉन्ड अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखाने वाला है
कि ट्रंप की खुद को लेकर बनाई गई सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ट्रंप के रूस को लेकर भारत को टारगेट करने के बीच अजीत डोवल रूस पहुंच चुके हैं और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ये वही रूस है जिसे लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहा था। लेकिन डोवल की इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि ये नया भारत है जो अपने रास्ते खुद बनाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है और जो धमकी दे उसका जवाब भी उसी तरह देता है। रूस के इस दौरे से भारत संदेश ये दे रहा है अमेरिका को कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो भी है इंडिपेंडेंट है। हम जिस भी देश के साथ दुनिया में जैसे भी डील करें वो हमारे बायलैटरल मुद्दे हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं बनता कि हमारे रिश्तों को किसी दूसरे देश के साथ कैसे होना चाहिए वो हमें बताए। जितना ज्यादा हमें ट्रंप इनफैक्ट दबाएंगे उतना ज्यादा भारत में कहते स्ट्रॉन्गर खड़ा होगा ट्रंप के खिलाफ। दुनिया जानती है कि डोवल डॉक्ट्रिन दुश्मनों पर वार करने के लिए जानी जाती है और इस बार इस डॉक्ट्रिन का असर सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति पर होने वाला है, क्योंकि एनएसए डोवल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते पर साइन कर सकते हैं, जिससे रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंध और सुधरेंगे। अजीत डोवल कैसे ट्रंप की सारी हेकड़ी रूस में ही निकाल कर आएंगे और कैसे एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए पूरा खेल पलट कर रख देंगे वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तनाव के बीच भी रूस पहुंचकर अजीत डोवल ने अमेरिकी दबाव को नकार दिया है जो वो रूस से तेल लेने को लेकर भारत पर बना रहा था। भारत ने साफ कर दिया है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। इसके अलावा भारत की वैश्विक मंच पर स्थिति कितनी मजबूत है ये भी इस यात्रा के बाद दुनिया देख लेगी। साथ ही पुतिन के साथ मिलकर और समझौते पर साइन कर ये संदेश भी दिया जाएगा कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आने वाला और रूस के साथ संवाद बनाए रखेगा। इससे पहले भारत ने बयान देकर अमेरिका के दोहरे रवैये को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था और अब रूस में डोवल का मास्टर प्लान ऐसा है कि पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया जाएगा। इससे पहले रूस भी भारत के पक्ष में बयान जारी कर चुका है और बता चुका है कि ना तो भारत और ना ही रूस पर अमेरिका का कोई दबाव है। और अब डोवल का पुतिन से मिलना और नए समझौते साइन करना भी ट्रंप को बेहद चुभने वाला है। दरअसल अजीत डोवल को हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोवल का मतलब बड़े मिशन में जीत की गारंटी है। भले इस बार डोवल का यह मिशन सैन्य मिशन नहीं है, लेकिन कूटनीतिक मिशन में वो अपनी इसी डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक खुद की रक्षा करने के लिए वहां तक चले जाना है जहां खतरा हो। डोवल पहले भी भारत के लिए अहम मौकों पर गेम चेंजर रहे हैं, चाहे वो चीन के साथ विवाद हो, ऑपरेशन सिंदूर या फिर एयर स्ट्राइक की प्लानिंग हो। और इस बार ट्रंप को जवाब देने के लिए भी डोवल एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं और इस बार यह जवाब ऐसा होगा कि ट्रंप दोबारा भारत को धमकी देने की गलती नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर संभल से, जहां संभल हिंसा के आरोपी और विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 4 लोगों पर नामजद और 50 से 60 लोगों पर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। 1 अगस्त को जफर अली मुरादाबाद जेल से जमानत पर छूटा था। उसके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया था। ये तस्वीरें उस वक्त की सामने हैं और बिना पुलिस की परमिशन के ये रोड शो निकाला गया। संभल जैसी संवेदनशील जगह पर धार्मिक नारेबाजी की गई। 163 का उल्लंघन इसको माना गया। केस पुलिस ने दर्ज कर। संभल हिंसा के आरोपी को फूल माला पहनाई गई। कार से जफर अली का रोड शो। कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला गया। जफर के स्वागत में जिंदाबाद के नारे लगाए गए। संभल की गलियों में आतिशबाजी की गई। चौबीस नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के आरोपी जफर अली के खिलाफ एक बार फिर केस दर्ज किया गया है। विवादित जामा मस्जिद के सदर और संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर अली इस मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 1 अगस्त को मुरादाबाद जेल से बाहर निकले तो वहां उनके समर्थकों का हुजूम पहले से मौजूद। जफर अली की जमानत पर जेल से निकलने पर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
पुलिस की अनुमति लिए बिना मुरादाबाद जेल से संभल तक 42 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। धार्मिक नारेबाजी की गई। संभल की गलियों में जुलूस निकाला गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। जमकर आतिशबाजी की गई और वहां लागू धारा 163 का उल्लंघन किया गया, जिस पर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। जफर अली और उनके समर्थकों के खिलाफ ये केस सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने जफर अली, उनके बड़े बेटे हैदर, बड़े भाई ताहिर, एडवोकेट सरफराज समेत 4 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यहाँ पे धारा चूंकि 163 बीएनएस लागू है, किसी भी प्रकार का इस तरह के कोई कृत्य जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है और ये अत्यधिक संवेदनशील जिला है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई कृत्य या ऑब्जेक्शनेबल है। इन्हीं को देखते हुए मद्देनजर लगते हुए एफआईआर रजिस्टर किया गया है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोग कलेक्ट करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये करीब 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शेष जो भी फुटेज में है हम सब लोगों को चिन्हित करेंगे और आवश्यक करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने इस बात को भी साफ किया है कि वीडियो फुटेज में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जफर अली को इसी साल 23 मार्च को संभल हिंसा में भीड़ को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर अतिक्रमण पर हुए बुलडोजर प्रहार। योगी फोर्स ने यूपी के 2 शहरों में एक बार फिर अवैध निर्माण पर प्रहार किया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा किया और कब्जा कर बनाए गए एक मदरसे को बुलडोजर एक्शन से धराशायी। वाराणसी में सड़क के बीचों बीच बनाई गई विवादित मजार को भी बुलडोजर से हटा दिया। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर योगी फोर्स का बुलडोजर प्रहार जारी है। ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज और वाराणसी की हैं, जहां पीले पंजे की मार से अतिक्रमण पर एक बार फिर करारा प्रहार किया गया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को जमींदोज किया गया, जबकि वाराणसी में सड़क के बीचों बीच बनी एक अवैध मजार को नोटिस देने के बाद हटा दिया गया। सबसे पहले आपको महाराजगंज में अतिक्रमण पर हुए प्रहार की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां खरहरवा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया था। इस पर प्रशासन ने मदरसे को हटाने का नोटिस जारी किया और उसके बाद बुलडोजर के प्रहार से अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। जिस वक्त वहां बुलडोजर गरजा, वहां काफी भीड़ जुट चुकी थी, लिहाजा हालात को काबू में रखने के लिए वहां एहतियातन पहले ही तैनात कर दी गई थी, जिनकी निगरानी में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन हुआ। जानकारी के मुताबिक महाराजगंज में इससे पहले भी कई अवैध मदरसों को गिराया जा चुका है और प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यूपी के वाराणसी में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। वहां मीरापुर बसही इलाके में सड़क के बीचों बीच बनी एक विवादित मजार को हटा दिया गया। बताया गया कि इस मजार को सड़क से हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी। ये एकदम टोटल अवैध था, ये मजार था ही नहीं, एक अवैध मजार बना के वहाँ पे कब्जा किया जा रहा था, जिसको कुछ विगत दिनों पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, सबके हम लोगों ने दिया था कि इस मजार को हटा लिया जाए। तो कुछ दिनों पूर्व में उस मजार का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हटाया गया था, आज पूर्ण रूप से उस मजार को हटा दिया गया। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस विवादित मजार को सड़क के बीच से हटाने के लिए कुछ दिन पहले वहां हिंदू पक्ष के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था और अब मजार को प्रशासन ने हटा दिया तो उस पर लोगों ने खुशी जताई। महाराजगंज से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में पीडीए पर जारी राजनीति की, जिसमें सीएम योगी ने अखिलेश की पीडीए पर करारा वार किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने ग से गणेश पढ़ाया, वहीं सपा ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में,
तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है।